कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी सूरत इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ना होने पाए। शाह महमूद कुरैशी ने कमरा अदालत सहाफियों से बात करते हुए कहा कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि इमरान इस्माइल को मुलाकात के लिए नहीं कहा। नवाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए, अगर वो हार गया तो लंदन भाग जाएगा। आज साइफर केस की समाअत हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद बहर एडवोकेट। आज का विलाग शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन से आगाह कर दूं। कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी सूरत इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ना होने पाए। आल्दो कि इसमें पाकिस्तान के तमाम अदारे इस बात के ऊपर मुत्फिक हैं कि इलेक्शन हर सूरत में 8 फरवरी को हो जाने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कुछ ताकतें ऐसी हैं जो मुसलसल इस कोशिश में लगी हुई हैं कि किसी भी सूरत इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो पाए। ये मैं बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं कि बहुत इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इलेक्शन ना हो पाए, किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स पैदा कर दी जाएं, अमन ओमान की सूरत हाल को खराब कर दिया जाए, वगैरह वगैरह, कोई भी सूरत हाल पैदा की जा सकती है। तो आइंदा 1-2 रोज इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ये बात कंफर्म हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर अंदर के आया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होते हैं कि नहीं होते। चले जी, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। एक तो ये कि शाह महमूद कुरैशी ने कमरा अदालत सहाफियों से बात करते हुए कहा कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि इमरान इस्माइल को मुलाकात के लिए नहीं कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान इस्माइल ने मुझे पार्टी छोड़ने के लिए कहा था कि आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। मैंने उससे किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं की थी कि मैं कोई ग्रुप बंदी करना चाहता हूं या कि अपना कोई ग्रुप बनाना चाहता हूं। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ साथ नवाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए, अगर वो हार गया तो लंदन भाग जाएगा। ये स्टेटमेंट दी है इमरान खान ने नवाज शरीफ के बारे में कि अगर वो हार गया तो लंदन भाग जाएगा। वो क्या स्टेटमेंट थी उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ISPR की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी गई है। पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, कुछ 2 बच्चे जख्मी हुए, 2 की जान चली गई। तो उसके रिएक्शन के तौर पर ईरान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर जो निशाना बनाया गया है, उस हवाले से ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गई है, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जी बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौन सी अहम बातें की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज साइफर केस की समाअत हुई, जिसमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। वो क्या बयान था उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, चलते हैं। सबसे पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि साइफर केस में आजम खान ने अडाला जेल में कायम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। इस केस की समाअत जो है वो जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। आजम खान ने अपने बयान में कहा कि साइफर की कापी सेक्रेटरी खारजा ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को दी। उन्होंने मामला अगली सुबह वजीर आजम के सामने रखने का कहा। वजारत खारजा से आई कापी लेकर वो वजीर आजम ऑफिस गए। साबिक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अपने बयान में कहा कि वजीर आजम ने कहा कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से इस पर बात हुई है। साबिक वजीर आजम साइफर देकर बहुत खुश हुए और इस मामले पर अवाम को इत्मीनान में लेने का कहा। आजम खान ने इसमें मजीद भी ये कहा कि वजीर आजम ने कहा कि बताना होगा कि बैरूनी अनासर पाकिस्तान में कैसे साजिश कर रहे हैं। वजीर आजम को मैंने कहा कि वो वजीर खारजा सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात करें। मैंने कहा इस मुल्क के सफीर या हुकाम से वजीर खारजा सेक्रेटरी खारजा राब्ता करें। मैंने कहा कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसकी तफसीलात अवाम को बताई नहीं जा सकती। इस पर वजीर आजम ने माना कि यह पब्लिक नहीं की जा सकती। जिसके बाद बनी गाला में मुलाकात हुई, जिसमें वजीर खारजा सेक्रेटरी खारजा थे। बनी गाला में सेक्रेटरी खारजा ने मास्टर कॉपी से साइफर पैगाम पढ़ा। बनी गाला में मीटिंग में फैसला हुआ कि मामला वफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा। मार्च के आखिरी हफ्ते में ये मुलाकातें मीटिंग्स हुई। काबीना इजलास बुलाया गया जिसमें वजारत खारजा के नुमाइंदे ने मास्टर कॉपी से पैगाम पढ़ा। उन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि काबीना ने मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में रखने का फैसला किया। NSC में अमेरिकी सफीर को तलब करने और एहतजाजी मरासला थमाने का फैसला हुआ और वो जब तक वजीर आजम हाउस में थे कापी वहीं रही। फिर अवामी इज्तिमा में कागज लहराया गया, पढ़ा नहीं गया। इसमें अब तक आजम खान समेत 15 गवाहान के बयान जो है वो कलमबंद किए जा चुके हैं और साइफर केस में मजीद गवाहान के बयान कलमबंद करने के लिए आइंदा जो है 22 जनवरी की डेट रखी गई है। तो अब 22 जनवरी को मजीद गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान के कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के बावजूद हमें अदलिया पर इत्मीनान है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने इलेक्शन कमीशन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश थी कि हमारा कामन इंतखाबी निशान होता कि हमारा वोटर कंफ्यूज ना हो। देखें, अभी ये तो ऐसा मुमकिन अब है ही नहीं, क्योंकि कागजाती नामजदगी जमा हो चुके हैं, इंतखाबी निशान अलाट किए जा चुके हैं, प्रिंटिंग का प्रोसेस जो है शुरू हो चुका हुआ है। अभी फिलहाल जो भी इंतखाबी निशानात जितने भी उम्मीदवारान को दिए जा चुके हैं वो उन्हीं के ऊपर उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मतलब कि अब कामन इंतखाबी निशान उनका नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीदवार आजाद हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के खदशात मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ मुखलिस पार्टी उम्मीदवार मैदान में है। मुश्किल वक्त में वर्कर्स हमारे साथ रहे। मुझे उम्मीद है कि वो करप्शन नहीं करेंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म
के ऊपर, यानी कि उन लोगों को जिन्होंने तहरीक इंसाफ ने आलदो को टिकट जारी तो नहीं कर सकते, जो भी तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास ये बड़ा चैलेंज है कि कामयाब हो जाने के बाद क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि वो तो आजाद हैं, उनके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी उनको मजबूर नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट लेने के बाद कामयाब हो जाएं और कामयाब होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ वापस आ जाएं, ये तो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं इसमें ऑलरेडी चूंकि प्रेडिक्शन दे चुका हुआ हूं कि जो भी उम्मीदवार कामयाब होगा आजाद हैसियत से, वो जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ वापस जाए, क्योंकि उसके ऊपर कोई दबाव हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, उसे डर या खौफ हो सकता है, उसे लालच दिया जा सकता है ओहदे का, पैसे का। तो मुमकिन है कि जो भी उम्मीदवार कामयाब हो वो रूलिंग पार्टी की तरफ जाए, जो भी गवर्नमेंट बनाने जाएगी पार्टी उसकी तरफ जाए, वो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ना जाए। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने जितने भी उम्मीदवार हैं जिनको वो सपोर्ट करने जा रहे हैं, उनके से कोई ना कोई ऐसी कमिटमेंट ले लें, उनकी वीडियोस बना लें, उनसे कुरान पाक के ऊपर हलफ उठा लें, मतलब किसी भी तरीके से उनको पाबंद कर लें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट करती है और तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के साथ वो इलेक्शन जीत जाते हैं, तो फिर वो तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे। कामयाब हो जाने के बाद चाहे कुछ भी हो, हालात हो जाएं, उनके ऊपर दबाव आए, प्रेशर आए, लालच दिया जाए, वजारत हो, मतलब वट जो भी कोई भी सूरत हाल हो, फिर वो तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये अब इन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज है, मैनेज करना पड़ेगा, तमाम कैंडिडेट्स को मैनेज करना पड़ेगा किसी भी तरीके से कि कामयाब होने के बाद वो इधर उधर ना जाए, वो तहरीक इंसाफ में ही रहे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाने के बावजूद हमें अदलिया पर इतमाद है। इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद गैर आईनी और गैर कानूनी अमल है। चले, बैरिस्टर गौहर साहब की ये मतलब डुअल किस्म की स्टेटमेंट आ गई। एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि अदलिया के ऊपर हमें इतमाद है, बेशक इमरान खान के उन्होंने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी हैं, और एक तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये उनका ये अमल गैर आईनी और गैर कानूनी है। चलिए, बहरहाल बैरिस्टर साहब का अच्छा एक तनकीद करने का अंदाज है। जाहिर बात है, अदालतों को इस तरह से बुरा भला तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डेफिनेटली आए दिन तो हमें अदालतों के साथ वास्ता पड़ता रहता है। अगर अदालतों के साथ हम दुश्मनी ले लेंगे, उनको बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, तो बाद में फिर हमें रिलीफ भी नहीं देंगे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो लगेगी वो अलग से होगी। बहरहाल बैरिस्टर साहब ने एक अच्छे अंदाज में तनकीद की है कि कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है, और मैं भी ये समझता हूं कि बैरिस्टर साहब ने दुरुस्त कहा है। बैरिस्टर साहब ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में भी जाकर उम्मीदवार पार्टी का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि कागजात नामजदगी पर पार्टी का नाम लिखा हुआ है। देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं बेशक कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिखा, लेकिन चूंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ मतलब एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। आल्दो के इलेक्शन कमीशन के पास इसका नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन चूंकि इनका कोई अपना इंतखाबी निशानी नहीं है, इनकी टिकट के ऊपर कोई बंदा इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा। ये तो जितने भी बेशक तहरीक इंसाफ की उनको सपोर्ट है, लेकिन वो तो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जरूरी तो नहीं कि वो पार्टी का हिस्सा रहे। कामयाब हो जाने के बाद उनकी अपनी मर्जी है कि वो चाहे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, ना चाहे तो ना रहे, जिस मर्जी पार्टी को ज्वाइन कर ले। मतलब तहरीक इंसाफ कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को बाउंड नहीं कर सकती, मतलब उन उम्मीदवारों को जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिखा था, लेकिन चूंकि अब उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट नहीं मिली, आजाद हैं, आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़के अगर वो जीत जाते हैं, वो जिस पार्टी को चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमने पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट अपडेट कर दी है, कल तक इनके इंतखाबी निशान भी अपडेट कर दिए जाएंगे। इन उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम भी चलाएंगे। जबरदस्त अच्छी बात है। जारी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और क्या बाकी रह गया है। जो भी उनके उम्मीदवार हैं जिनको वो मतलब डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, उनके इंतखाबी निशान के साथ उनके अपनी वेबसाइट के ऊपर उनको अपडेट करें और प्रॉपर तरीके से उनकी कैंपेन करें। और मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि हर हल्के के अंदर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार हैं, मसलन मिसाल के तौर पर अगर एक हल्के में 10 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस एक बंदे को टिकट इशू करती है, मतलब कि उनका नाम वेबसाइट के ऊपर देती है सपोर्ट करने के हवाले से, तो फिर दूसरे तमाम उम्मीदवारान को चाहिए कि वो कागजात नामजदगी विड्रॉ कर ले, मतलब कि वो कंपेन वगैरह ना करे, और जो एक बंदा है उसकी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करे ताकि वो इलेक्शन जीत सके। और दूसरा तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि जिस उम्मीदवार को वो सपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर तरीके से पब्लिसिटी की जाए, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर या जिस भी तरीके से उनके पंफलेट हों, इश्तिहार हों, बैनर्स हों, कोई भी तरीका इख्तियार करके, सिर्फ यह है कि जिस हल्के में जिस उम्मीदवार को तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है उस हल्के के एक एक फर्द तक ये पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फलां बंदा है, ताकि जो तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं वो उनको वोट दे सकें। उन्होंने ये भी कहा कि हम नजरसानी की अपील भी दायर करेंगे क्योंकि ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। जी ठीक है, बिल्कुल। इस के हवाले से पहले भी मैं ये बात कह चुका हूँ कि अभी
वक्त गुजर चुका हुआ है। अभी तहरीक इंसाफ के पास ऑलमोस्ट ये ऑप्शन नहीं बचा कि वो इंट्रा कोर्ट अपील की तरफ जाएं, मतलब कि नदरसानी अपील की तरफ जाएं। इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो, अगर इलेक्शन होते हैं तो उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चंद एक दिन बाकी रह गए इलेक्शन होने में। अगर तो अपील फाइल कर भी देते हैं तो मैं समझता हूं कि उसकी समाअत ही इलेक्शन से पहले शायद मुमकिन ना हो। देखिए, या तो अपील को एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा, अगर एंटरटेन नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि इसको एडजर्न कर देते और उस वक्त तक इलेक्शन ही खत्म हो जाए, और अगर इसके ऊपर समाअत भी होती है तो मैं इसमें पूरी गारंटी के साथ और श्योरिटी के साथ ये कहता हूं कि इंट्रा कोर्ट अपील अगर फाइल की गई बल्ले का निशान वापस लेने के लिए, तो अपील भी खारिज हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ISPR ने बयान जारी किया कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। देखिए, किसी भी मुल्क को ये इख्तियार नहीं पहुंचता कि किसी भी दूसरे मुल्क की हदूद उस मुल्क की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करें। ईरान ने अगर गलत किया तो उसको उसका जवाब मिला, तगड़ा जवाब मिला, मुंह तोड़ जवाब मिला। अब मैं पूरा यकीन करता हूं कि अगर वो जो भी उनके अपने मामलात हैं उसको बैठ के हल करेंगे। अब जिस तरह से उन्होंने पहले गुंडागर्दी करने की कोशिश की है ना, दोबारा ये हरकत नहीं करेंगे। अच्छा जी, इसमें ISPR की जानब से जारी बयान में कहा गया कि 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ मौसल हमले करके उन्हें तबाह कर दिया। ये दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी दहशतगर्द तंजीमों के जरिए इस्तेमाल ठिकानों को इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में कामयाबी से निशाना बनाया गया। ISPR की जानब से जारी बयान में कहा गया कि हमले में ड्रोन, रॉकेटों, बारूदी सुरंगों और स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन का नाम मरगे बरसरे मचार रखा गया था। पाकिस्तान ने ड्रोन, रॉकेट और दीगर हथियारों का जुम्मेदारी से इस्तेमाल किया। बेगुनाह जानों के नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल एहतियात बरती गई। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम और किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। हम पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के अपने अज़म का इरादा करते हैं। ISPR का कहना है कि मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ बर वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम यकीनी बनाएगी। किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का गैर मुतज़लज़ल अज़म है। अवाम की हिमायत से दुश्मनों के इरादे खाक में मिला देंगे। हम साया बरादर ममालिक बातचीत और समझदारी से मसाइल हल कर सकते हैं। ये ISPR की तरफ से जो बयान जारी किया गया था, बहुत अच्छा किया। ईरान को इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने ये कोशिश की है कि इसमें उस मुल्क को उस तरह से नुकसान ना पहुंचे, और ना ही उन्होंने किसी इदारे के ऊपर हमला किया, ना सिविल आबादी के ऊपर हमला किया। सिर्फ जो दहशतगर्द तंजीमों के जो ठिकाने थे, सिर्फ उनको टारगेट किया गया और सिर्फ उनको निशाना बनाया गया। अच्छा जी, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत के अंदर सहाफ़ियों से बातें करते हुए कहा कि मैं अल्लाह ताला को हादर नादर जानकर ये कहता हूं कि इमरान इस्माइल को मुलाकात के लिए मैंने नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा कि इमरान इस्माइल साहब जेल में मिलने आए थे और मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। जबकि ये मामला इस तरह था कि इमरान इस्माइल साहब की जेल के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई, और मुलाकात के दौरान इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना है कि इमरान इस्माइल ने मुझसे ये कहा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दूं। लेकिन इसमें इमरान इस्माइल का ये कहना है कि वो कुरैशी ने मुझे कहा कि हम अपना ग्रुप तश्कील देना चाहते हैं, जिस पर मैंने उससे मादरत कर ली। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो ये कहा कि इमरान इस्माइल साहब उससे मिलने के लिए आए थे और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दीजिए, इस पर इमरान इस्माइल ने शाह महमूद कुरैशी के आज के बयान की तरदीद करते हुए कहा कि मैंने कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए नहीं कहा था। आ जाते हैं जी इमरान खान के उस बयान की तरफ के। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए, अगर वो हार गया तो वो पाकिस्तान से भाग जाएगा, लंदन चला जाएगा। देखिए, नवाज शरीफ का वैसे अगर उसका पास्ट देखें तो उसका वतीरा तो यही है कि जब मौका मिला पाकिस्तान से भाग गया। इक़्तिदार करने के लिए पाकिस्तान के अंदर रहना है, और जब इक़्तिदार खत्म हो गया या मुकदमात बन गए या जेल जाने का खदशा हुआ तो फ्लाइट पकड़ी और लंदन चले गए। देखिए, मैं पहले भी इस हवाले से कह चुका हूं, किसी भी शख्स की जिंदगी का दारोमदार किन चीजों के ऊपर होता है? उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसका कारोबार, उसका जीना मरना, उसकी खुशी गमी, एवरीथिंग। अब नवाज शरीफ का यह सब कुछ किधर है? नवाज शरीफ का यह सब कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, उसका लंदन में है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान नवाज शरीफ का घर नहीं है, और ना ही नवाज शरीफ का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक वास्ता है, मासवा इसके कि वो सिर्फ और सिर्फ यहां आता है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर इक़्तिदार करने के लिए। और इस वक्त भी जिस तरह के इमरान खान साहब कहते हैं कि लंदन प्लानिंग के तहत उसको पाकिस्तान में बुलाया गया है, आल्दो कि नवाज शरीफ को इस वक्त कोई भी पसंद नहीं करता, उसको वोट नहीं देना चाहते, उसको मतलब वज़ीर आज़म नहीं ये कौम देखना चाहती, लेकिन इसके बावजूद उसको पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसल्लत किए जाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तानी अवाम की सोच के खिलाफ, उनकी ख्वाहिश के खिलाफ, उनकी उमंगों के खिलाफ। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को जो समा होगा वो मंजर ही कुछ और होगा।
अब पता नहीं खान साहब अब 8 फरवरी को कौन सा तीर चलाने वाले हैं, इसके हवाले से अभी फिलहाल तो कोई ऐसा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि खान साहब की ही बेहतर समझ सकते हैं कि अब 8 फरवरी में उन्होंने कौन सी तोप चलानी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का नाम इलेक्शन तक ECL पर डाला जाए, हार गया तो दोबारा लंदन चला जाएगा। इमरान खान ने कहा कि कुरान पाक में है जो मुआशरे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर नहीं चलते वो तबाह हो जाते हैं। कुरान में यह भी है कि मुनाफिक बदी के साथ खड़े होते हैं और अच्छाई के खिलाफ जाते हैं। इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान ने यह भी कहा कि लोगों को उठाकर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट के स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। वीगो डाला उठाकर ले जाता है, उसके बाद पता चलता है कि बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने पीटीआई की तमाम क़यादत को उड़ा दिया, इंतखाबी निशान तक ले लिया गया। पीटीआई के उम्मीदवारों को गंदे गंदे निशानात लाट कर दिए गए, लोगों को उठाकर 9 मई में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरियम के फ्लैट्स को क्यों नहीं पूछा जाता। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी ने तोशाखाने से गाड़ियां ली, उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों को देखना है। हमारे उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए निकलते हैं तो उन पर FIR कट जाती है। उनकी तमाम तवज्जो पीटीआई को खत्म करने पर लगी हुई है। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए गए, खारजा पॉलिसी पर किसी की तवज्जो नहीं है। प्लान C नहीं बता सकते वरना फिर वीगो डाला पहुंच जाएगा। इमरान खान ने कहा कि मुझे व्हील चेयर से बायोमेट्रिक कराते हुए गिरफ्तार कर लिया और नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर की गई। पाकिस्तान की बेहतरी सियासी इस्तेहकाम में है। उन्होंने कहा कि जेल में मोबाइल फोन से आजाद हो गया हूं, रिलैक्स होने का टाइम भी मिल जाता है और वर्जिश भी कर लेता हूं। कौम को फैसला करना है कि उन्हें गुलाम बनना है या आजाद कौम। ये जंग आजादी की जंग है कि हमने हमेशा ताकतवर की गुलामी करनी है। जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा, गुलामी कबूल नहीं करूंगा। नवाज शरीफ क्यों खामोश है? क्योंकि उसने गुलामी कबूल कर ली है। इमरान खान ने कहा कि NRO के लिए ये PDM में इकट्ठे हुए थे। हमारा NRO लेने वालों से किसी भी किस्म का इत्तेहाद नहीं हो सकता। मैं पनामा पेपर्स में नहीं पकड़ा गया, मुझ पर तोशाखाना का केस बनाया गया है। जेल में बैठकर भी यही कहता हूं कि कड़े एहतसाब और कानून की बालादस्ती के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बहरहाल नवाज शरीफ के हवाले से इमरान खान ने अपनी जो स्टेटमेंट दी है कि इसका नाम ECL में डाला जाए, मैं इसे इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि वाकई ये जिस तरह से वो इमरान खान साहब कहते हैं ये भगोड़ा है और इस तरह की सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम इसको पसंद नहीं करती और ना ही इस बंदे का पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक वास्ता है। इसका नाम वाकई ECL में डालना चाहिए और अगर इलेक्शन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुआ तो नवाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से हार जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।